हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके विद्यालयम। बीके विद्यालयम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 7 जो एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है प्रत्यावर्ती धारा, इसका कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। तो चलिए आज हम लोग कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। तो एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 0 होता है। ठीक है, कैसे होता है जरा इस पर थोड़ा गौर करते हैं। आप लोग ये पढ़े होंगे प्रत्यावर्ती धारा का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इस तरह से आता है, ग्राफ इस तरह से आता है। ठीक है, तो एक चक्र कहाँ तक होता है जरा देखिए इसको। एक चक्र जो होता है ये होता है एक चक्र, यहाँ से एक चक्र यह होता है। इस पूरे चक्र में एक चक्र में ये मान लीजिए क्या होता है, ये होता है आपका टाइम और ये होता है करेंट, इसके बीच ग्राफ इस तरह आता है। एक चक्र यहाँ तक होता है। एक चक्र में माध्यमान कितना होता है, तो आप नॉर्मल किसी चीज़ का माध्यमान औसत निकालते होंगे, क्या करते हैं जितना भी डेटा आपके पास था, जितना भी आंकड़ा आपके पास होता है सबका जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं और डिवाइड बाय आंकड़ों की संख्या करते हैं। जैसे देखिए आपके पास मान लीजिए अगर x1 है, x2 है और x3 है, इसका अगर माध्य निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं x1 + x2 + x3 बटा 3 कर देते हैं, तीनों को जोड़ दिए और उसकी संख्या से डिवाइड कर दिए। इस तरह इधर देखिए, अगर मान लीजिए इसमें करंट अगर यहाँ पे I1 है, करंट यहाँ पे I2 है, ग्राफ से देखिएगा करंट I1 है, करंट I2 होगा। जितना करंट ऊपर इधर इस दिशा में है, ऊपर में इस चक्र में, उतने करंट इधर होगा माइनस में, इधर तो माइनस आ गया ना। तो अगर मान लीजिए ऊपर में अगर करंट I1 होगा प्लस I2 होगा प्लस I3 होगा तो उतना ही करंट नीचे भी होगा ना, माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3, उतना ही माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 नीचे की भी होगा। और सबको अगर जोड़ के ऐड करेंगे, ऐड करके करेंगे तो ये देखो कैंसिल आउट होकर नहीं सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? एक बार फिर से एक बार ध्यान से इसको समझिए। जैसे देखिए एक बार इसको फिर से ध्यान से समझिए। ये ग्राफ इस तरह है, इस तरह मान लीजिए एक चक्र बना दिए ग्राफ का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जितना करंट, मान लीजिए करंट I1 है, ये I1 है, फिर यहाँ पे मान लीजिए कुछ करंट होगा I2। इस तरह ऊपर की ओर इस तरफ जो है करंट का मान होगा I1 I2 I3 I4 I5 ऐसे इस तरह होगा। लेकिन जितना इधर जिस तरह का करंट होगा I1 I2 I3 I4 उतना ही करंट इधर भी तो माइनस होगा, I1 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 होगा कि नहीं होगा। देखिए बिल्कुल सिमिलर दोनों साइकिल होता है, ये साइकिल और ये साइकिल दोनों सिमिलर होता है। जितना इधर प्लस में होगा करंट का मान प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I3 I4 डॉट डॉट डॉट, उसी तरह यहाँ होगा माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 डॉट डॉट डॉट। तो सबको हम जब माध्य निकालेंगे, सबको जब जोड़ेंगे तो ऊपर में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 फिर माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 सब कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होकर क्या होगा, जीरो बटा नीचे में कुछ समथिंग आएगा, टोटल करंट का मान जितना भी होगा, तो क्या ऊपर में जीरो आ गया तो ओवरऑल क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। फिर कहता है आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है। तो आधे चक्र में आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसलिए हम आधे चक्र की बात करते हैं। आधे चक्र में इसमें आधे चक्र में मान होता है माध्यमान 2I0/π, 2I0/π होता है। ठीक है, आधे चक्र में। और पूरे चक्र में क्या होता है, 0 हो जाएगा। आगे फिर देखिए कहता है प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होता है, मूल माध्य वर्ग मान, इसको RMS वैल्यू भी बोलते हैं, IRMS भी बोलते हैं, IRMS वैल्यू। ठीक है, इसका मान क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। इसका मान होता है I0/√2, I0/√2। ठीक है,
आई नोट बाई रूट 2 होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। फिर देखिए कहता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा। शिखर मान जो महत्तम मान होता है, जैसे देखिए ये ऐसे होता है, इज इस पॉइंट पे, ये महत्तम मान है ना करंट का, ये करंट का महत्तम मान जिसको आई नोट से लिखते हैं, ये शिखर मान है। ठीक है, शिखर मान और मूल माध्य मान का अनुपात निकालना। तो मूल माध्य मान अभी क्या लिखाए थे, आई नोट बटा क्या होता है, रूट 2 होता है, और शिखर मान क्या होता है, आई नोट होता है ना। तो दोनों का अनुपात निकालने के दोनों डिवाइड कर दिए तो कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 1/√2। ठीक है, 1/√2 आ गया। ठीक ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अनुपात। प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य मान हो, एक बार इसको फिर से समझिए, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य मान क्या होता है, आई नोट बटा रूट 2, और शिखर मान क्या होता है, आई नोट ही होता है, शिखर मान आई नोट होता है। दोनों डिवाइड कर देंगे क्योंकि अनुपात निकालना है, तो आई नोट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1/√2 बचा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2। फिर देखिए प्रतिघात का मात्रक होता है, तो प्रतिघात का मात्रक ओम ही होता है। ठीक है, प्रतिघात भी एक तरह का प्रतिरोधी होता है। आपके प्रतिघात पूछे या प्रतिबाधा पूछे, प्रतिघात पूछे या प्रतिबाधा पूछे या प्रतिरोध पूछे। ठीक है, ये एक तरह का प्रतिरोधी होता है। प्रतिघात और प्रतिबाधा भी एक तरह का क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिघात और प्रतिबाधा की मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। फिर देखिए कहता है यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणन क्या होता है। शक्ति गुणन का तो आप लोग फॉर्मूला ही जानते हैं, शक्ति गुणन क्या होता है, कॉस फाई को बोलते हैं शक्ति गुणन। ठीक है, शक्ति गुणन की इक्वल टू क्या होता है, कॉस फाई। इसको बस ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कॉस फाई, फाई क्या होता है, यहाँ पे कलांतर होता है, किसके बीच, प्रत्यावर्ती धारा के बीच और विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज के बीच। फिर प्रत्यावर्ती धारा में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर होता है अनुनाद की अवस्था में। ठीक है, तो अनुनाद की अवस्था क्या होता है, जब XL = XC हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। जब जो इंडक्टर के थ्रू जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो और कैपेसिटर के थ्रू जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो दोनों बराबर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, अनुनाद की स्थिति होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं VL = VC। जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो और कैपेसिटर के अक्रॉस यानी विद्युत धारिता के अक्रॉस जो वोल्टेज जो है वो दोनों बराबर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। तो उस बीच कलांतर क्या होता है, तो आप लोग पढ़ेंगे कलांतर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, tan phi = क्या होता है, tan phi = होता है XL - XC बटा R होता है ना। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, एक मिनट जरा सा, XL - XC बटा R होता है अनुनाद की स्थिति में। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, tan phi = होता है XL - XC बटा R। अब अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, दोनों बराबर हो जाता है, XL और XC क्या होता है, बराबर हो जाता है, क्या होगा, 0/R हो जाएगा। यहाँ पे मान रखेंगे तो 0/R क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो tan phi = क्या आ गया, 0 आ गया। tan phi = 0 आ गया, तो इसका मतलब phi = क्या होगा, 0 ही होगा। tan phi = 0 तो phi = क्या होगा, 0 होगा। कलांतर phi होता है, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अनुनाद की स्थिति में जो होता है कलांतर वो क्या होगा, 0 होगा। फिर है LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए, तो LCR परिपथ में महत्तम धारा भी कब होता है, अनुनाद की स्थिति में ही होता है। अनुनाद की स्थिति में ही धारा का मान क्या होता है, महत्तम होता है। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति कब होता है, जब XL = XC होता है। ठीक है, तो XL का मान आप लोग पढ़ेंगे, XL का मान क्या होता है, ω/L होता है, और XC का मान क्या होता है, 1/ωc होता है। तो ओमेगा किधर भेज दीजिए, तो ओमेगा किधर अगर भेजिएगा, इसको इधर भेजिएगा तो ω² हो जाएगा, और L को नीचे लाइए तो 1/LC हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, महत्तम धारा प्रवाहित होगा। अनुनाद की स्थिति में ही महत्तम धारा फ्लो होता है सर्किट से,
और अनाहत की स्थिति कब होती है? जब एक्सएल इक्वल टू एक्स ही होता है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम क्या निकाल लिए? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। फिर किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के तार में क्रम से N1 और N2 फेरे हैं, तब कंडीशन है। तो देखिए ऊंचाई है, ऊंचाई ट्रांसफर है, इसका मतलब हाई वोल्टेज लो वोल्ट, हाई वोल्टेज जाएगा, हाई वोल्टेज बनेगा, हाई वोल्टेज बनेगा यानी लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज उत्पन्न होगा। और अपचाई ट्रांसफार्मर रहता है, अपचाई ट्रांसफार्मर रहता है, तो अपचाई मतलब कम वोल्टेज, लो वोल्टेज बनेगा। कैसे लो वोल्टेज बनेगा? हाई से लो होगा। ठीक है, ऊंचाई है तो उच्च बनेगा, हाई बनेगा। कैसे हाई बनेगा? तो लो से ही हाई बनेगा ना। अपचाई है कम बनेगा, लो वोल्टेज बनेगा तो लो वोल्टेज बनेगा। कैसे लो वोल्टेज बनेगा? तो हाई से लो वोल्टेज बनेगा। तो ऊंचाई है तो N2, इधर N2 भी रख देते हैं, इधर N2 प्राथमिक द्वितीय कुंडली इधर होता है और प्राथमिक कुंडली इधर होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो हाई वोल्टेज बनेगा, तो इधर वाला भी N2 ज़्यादा होगा। और अपचाई ट्रांसफर रहता तो इसको, अगर अपचाई ट्रांसफर रहता तो देख लीजिए, तो N1 मान लीजिए ये है, N2 है। तो अपचाई ट्रांसफर रहता तो इसका मतलब अपचाई मतलब क्या? वोल्टेज लो बनता तो बाद वाला कम होता, तो पहला वाला ज़्यादा होता, तो पहले वाला ज़्यादा इधर एरो कर, मतलब इधर ग्रेटर का सिंबल दे दीजिए। तो ऊंचाई ट्रांसफर हमारा है, तो ऊंचाई ट्रांसफर में क्या? हाई वोल्टेज बनेगा, हाई वोल्टेज बनेगा तो सेकेंड कुंडली, द्वितीय कुंडली में उसमें फिर संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अगर अपचाई रहता तो लो वोल्टेज बनता, लो वोल्टेज मतलब क्या? द्वितीय कुंडली में फिर संख्या कम होती है, N2 कम होता है, N1 ज़्यादा होता है, तो इधर कर देते हैं। ठीक है, इसको इस तरह याद कर रख सकते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज बनता है, तो हाई वोल्टेज कैसे बनेगा? लो टू हाई। अपचाई ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज बनता है, लो वोल्टेज बनेगा, तो लो कैसे बनेगा? हाई से लो बनेगा। ऊंचाई है, हाई वोल्टेज बनेगा तो N2 ज़्यादा होगा, द्वितीय कुंडली में फिर एक संख्या। अब चाहिए लो वोल्टेज बनेगा तो N2 कम होगा, नहीं तो N1 क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस तरह याद कर सकते हैं। फिर देखिए, कहता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है? हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होगा? हाई वोल्टेज प्राप्त होगा। तो वोल्टेज हाई रहेगा तो धारा ऑटोमेटिक क्या होगा? निम्न होगा, धारा क्या होगा? लो हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए, वोल्टेज हाई तो धारा लो, इस तरह याद रखिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो हमको दिमाग में क्या होना चाहिए? वोल्टेज हाई होगा, और वोल्टेज हाई होगा तो धारा लो होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये अपचाई ट्रांसफर रहता, अपचाई ट्रांसफर रहता तो वोल्टेज क्या होता? लो होता, वोल्टेज लो होता तो धारा क्या होता? हाई होता। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में तो वोल्टेज हाई तो करंट क्या होगा? लो हो जाएगा। अपचाई रहता तो वोल्टेज लो होता तो धारा क्या होता? हाई होता। तो यहाँ पे क्या ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो हमको एक पता है वोल्टेज हाई होगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, तो वोल्टेज हाई तो धारा क्या होगा? लो हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उच्च विभव और निम्न धारा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।